नमस्कार साथियों, ज्योमेट्री की इस कड़ी में आज हम पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में आपने जो देखा था, फास्टली लास्ट टाइम आपने देखा होगा, त्रिभुज का रिवीजन करा था हमने मात्र 1 घंटे में फटाफट। यदि उसमें से कुछ बेसिक चीज़ें जो रह गई हों, जैसे इससे एरिया से रिलेटेड, पेरीमीटर वगैरह से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो हम क्षेत्रमिति में इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम सिर्फ ज्योमेट्री से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं, एंगल्स, लाइंस वगैरह के बारे में, इसके तो इसके गुण वगैरह के बारे में। तो अगली कड़ी में आज हम लेते हैं ज्योमेट्री में अगला जो बहुभुज है। हम विभिन्न बहुभुजों के गुण पढ़ रहे थे, अब हम लेते हैं चतुर्भुज। देखिएगा चतुर्भुज क्या है। फास्टली रेट को फोकस करके मैं क्योंकि डिस्क्रिप्टिव जो ज्योमेट्री है आपकी, वो लगभग उससे रिलेटेड सवाल यहीं पूछे जाते हैं। बाकी अदर जो एग्जाम्स हैं एसएससी वगैरह, उसमें भी कई बार इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन वहाँ ज़्यादातर कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या थ्योरेटिकल बेस्ड होंगे। तो कृपया करके आप जैसे इसकी थ्योरी से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उनको आप अवश्य याद कर लें। तो चलिए हम चर्चा करते हैं चतुर्भुज पे। चतुर्भुज n बराबर, सिंपल से डेफिनेशन दे देता हूँ आपको। बहुभुज पता है बहुभुज क्या होता है? तो वह बहुभुज जिसमें n = 4 होता है, यानी ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 4 होती है। तो n बराबर 4 के लिए जो बहुभुज बनेगा, n बराबर 4 के लिए बनने वाला बहुभुज, वो आपका चतुर्भुज कहलाएगा। सामान्य परिभाषा में किस प्रकार दे सकते हैं? 4 भुजाओं से घिरी, 4 भुजाओं से घिरी या बनी बंद आकृति, 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति। देखिएगा प्रत्येक बहुभुज सरल रेखाओं से बना होता है और बंद होता है, इसलिए बार बार किसी की भी परिभाषा दें आप, चाहे ट्रायंगल की दें, चाहे चतुर्भुज वगैरह किसी की भी दें, तो बहुभुज जो होता है वो सरल रेखाओं द्वारा निर्मित होता है। इसकी जो भुजाएं होंगी वो सरल रेखाओं द्वारा निर्मित की जाएंगी, सरल रेखाखंड द्वारा। साथ ही यह आकृति बंद होती है। और कोई भी जो समतल होता है, समतल को कोई भी बहुभुज 3 भागों में बांटता है, अंतः भाग, आकृति की परिसीमा और बाह्य भाग। ये मैं खूब हर बार डिस्कस कर रहा हूँ भाई, ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको आप अवश्य देख लें। तो चतुर्भुज क्या होता है? 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होता है। इसमें 4, देखो इसके बेसिक चीज़ें देखते हैं। शीर्ष पता है आपको क्या होता है? जहाँ 2 भुजाएं मिलते हैं वो लोकेशन, जो स्थिति होती है वो शीर्ष कहलाती है। तो शीर्ष होते हैं इसमें 4 शीर्ष है। तो इसके कोणों की बात करें तो कोण आपने प्रत्येक बहुभुज में अंतः और बाह्य बनते देखे होंगे आपने। अंतः आकृति के साथ बन जाते हैं, बाह्य आपको स्पेशल बनाने पड़ते हैं। तो इसके अंतः कोण 4 होंगे और 4 ही होंगे बाह्य कोण। तो चारों अंतः कोणों का योग होता है 360 डिग्री और बाह्य कोणों का होता है 360 डिग्री। ध्यान दीजिए, प्रत्येक बहुभुज, किसी भी प्रकार के बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज है, उसका समस्त बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज, पंचभुज हो। ये बात आप अवश्य गांठ बांध लें इस चीज को। अच्छा, इसमें फैक्ट क्या आ गया कि इसके अंतः कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है। ये संयोग हुआ कि इसके अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो एकमात्र ऐसा बहुभुज है, स्पेशली बात कर सकते हैं, त्रिभुज में अंतः 180 होता है, बाह्य 360 होता है। चतुर्भुज में अंदर भी 360 है, बाहर भी 360 है। आगे हम चर्चा करेंगे पंचभुज, षटभुज वगैरह की, तो उसमें क्या होगा, अंदर कोण ज्यादा होंगे और बाह्य कोणों का मान कम होगा, यानी अंतर कोणों का मान 360 डिग्री से, सभी के योग की बात कर रहा हूं मैं, 360 डिग्री से ज्यादा चला जाएगा। तो यहाँ क्या करना है आपको? एकमात्र बहुभुज है, यूनिक है अपने आप में, एकमात्र बहुभुज जिसके अंतः कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग समान होता है। एकमात्र बहुभुज है जिसके अंतः कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग दोनों सेम होता है, 360 डिग्री। अच्छा, 4 शीर्ष हैं, 4 अंतः कोण, 4 बाह्य कोण, दोनों का योग 360 है। आगे हम बात करते हैं इसके विकर्ण की। तो विकर्ण का फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूं, आपको अवश्य ही परीक्षा में कई बार पूछ लेता है भाई, तो ध्यान रहे, n × n-3/2। ये किसी भी बहुभुज के विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। बहुभुज में आपने देखा होगा इसके बारे में। तो 4 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो n बराबर 4 रखेंगे, 4 × 4 में से 3 गए 1, 4 एकम 4/2 यानी 2। तो बहुभुज जो होता है उसके विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है। फिलहाल हम पढ़ रहे थे इसमें चतुर्भुज, तो चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या होती है 2, याद रखिएगा। चतुर्भुज में 4 शीर्ष, 4 भुजा, लिख रखा है यहाँ पे 4 भुजा, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। तो भुजाओं की संख्या 4, शीर्षों की संख्या 4, कोणों की संख्या 4, अंतः कोणों का योग 360 डिग्री, बाह्य कोणों का योग भी 360 डिग्री। एकमात्र बहुभुज जिसके अंतः कोण बाह्य कोणों के योग के समान होते हैं। विकर्णों की संख्या की बात करें तो इसमें 2 विकर्ण होते हैं भाई, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। बनता कैसा है चतुर्भुज में आपको बना के बता दूं, देख लीजिएगा। इस प्रकार चतुर्भुज होता है भाई। ये लो, नाम आप क्रमशः नाम लिखते हैं, इसका नामकरण चाहिए तो क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज। देखिएगा हम क्लॉकवाइज चलते हैं, ABCD ऐसे है भाई। तो ये एक बहुभुज है जिसके शीर्ष है ABCD। अच्छा, ये तो 4 तो हो गई भुजाएं, नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। विकर्ण इसके इस प्रकार होता है, अकर्मागत शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। तो अकर्मागत शीर्ष थे आपके A से C और B से D।
बाकी ए बी और ए डी तो क्रमागत हैं, तो ए से सी अक्रमागत था, ए से सी को मिला दिया, बी से डी को मिला दिया, तो 2 विकिरण होते हैं भाई इसमें। और 4 अंतःकोण है, ये रहे अंतःकोण देखिएगा, ये इन चारों का योग 360 डिग्री है। बाहर जो कोण बनेंगे ऐसे भुजाओं को बढ़ाने से जो बनते हैं, इन चारों को जोड़ेंगे तो भी 360 रहेगा। तो ये तो था इसका सामान्य परिचय। अब हम आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं चतुर्भुज के प्रकार वगैरह। तो चतुर्भुज के प्रकार में आप देखिए, मूल रूप से मैं चतुर्भुज को अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रकार लिखे होते हैं इसके। हालांकि चतुर्भुज बहुत सारे होते हैं, पतंगाकार है, समलंब है, समचतुर्भुज है, वर्ग आयत वगैरह, सबका अलग अलग विश्लेषण है। पर अपन जो करेंगे इसको दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। देखिएगा 2 भागों में कैसे। चतुर्भुज के हम 2 भाग करते हैं। एक तो होते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं भाई ये, और एक जो अन्य चतुर्भुज है वो। अब समांतर चतुर्भुज मैंने किसको लिया है, देखिएगा वह चतुर्भुज, देखो चतुर्भुज में आपने पढ़ा है 4 भुजाएं होती हैं, ये लो ऐसे 4 भुजाओं से गिरिबंध आकृति होती है। तो मैं इसमें पहले जो आगे शब्दावली आएगी उसमें मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं। देखिएगा जैसे ये भुजा है, ये भुजा है, तो ये जो भुजा है ये आमने सामने की भुजा है, आमने सामने नहीं, इस भुजा के सामने ये भुजा है और इस भुजा के सामने ये भुजा है, ये होगी आमने सामने। सम्मुख भुजाएं, सम्मुख का मतलब होता है मुख के सामने, सम्मुख भुजा, आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजा या फिर आमने सामने की भुजा। तो इस भुजा के सामने ये है और इसके सामने ये है, ये तो थी सम्मुख भुजा। अच्छा एंगल की बात करें तो इस वाला ये जो एंगल है आगे हम चर्चा करेंगे, मैं सम्मुख शब्द का अर्थ समझा रहा हूँ सिर्फ आपको, आगे जो मैं चर्चा शब्द काम में लूंगा उन पे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये एंगल है, इसका सम्मुख कोण ये रहेगा, इसके जस्ट सामने, क्योंकि ये दोनों तो इससे जुड़े हुए हैं। देखो भाई ये कोण ऐसे बन रहा है, देखो डार्क कर देता हूँ इसको, ये कोण ऐसे बना तो ये कोण तो इससे जुड़ा है, ये भी इससे जुड़ा है, तो इसका सम्मुख कोण है ये, तो इस कोण के सम्मुख ये कोण है, इस कोण के सम्मुख ये कोण है, तो ऐसे होता है सम्मुख कोण, और ये है आपस में सम्मुख भुजाएं। तो ये 4 हैं, तो कितने 2 जोड़े बनेंगे 4 के, यानी भुजाओं का एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया। तो भुजाओं के आपके पास 2 जोड़े होंगे, 2 जोड़े कैसे, सम्मुख भुजाओं का यदि मैं एक जोड़ा बना लूं, से इसका एक जोड़ा, सम्मुख भुजाओं का जोड़ा बना लूं तो आपके पास 2 जोड़े बनेंगे। जोड़े तो आपको शायद बनाने आते ही होंगे ऐसे, तो आमने सामने का जोड़ा बना लिया। तो 2 जोड़े होते हैं चतुर्भुज में भुजाओं के। भाई 4 चीजें हैं, तो 4 में कितने जोड़े बनेंगे, 2। तो हम ऐसे पढ़ लेते हैं, किसी चतुर्भुज में 2 जोड़े भुजा होते हैं और 2 जोड़े कोण होते हैं। कौन से, सम्मुख। तो 2 जोड़े सम्मुख कोण के हो गए और 2 जोड़े किसके हो गए, भुजाओं के। अब हम बात करते हैं अपने इस प्रकारों के। अच्छा एक शब्द और मैं बता दूं, ये तो था आपका सम्मुख, एक शब्द होता है आसन्न या संलग्न। इसका मतलब होता है, आसन का मतलब होता है जुड़ा हुआ, आसन का मतलब होता है जुड़ा हुआ, ये बिल्कुल पास का, बिल्कुल पास का। कैसे बिल्कुल, जैसे ये कोण है तो ये और ये कोण आपस में क्या है, संलग्न कोण है, आसन्न कोण है, जुड़े हुए कोण है एक दूसरे से, इस रेखा के द्वारा ये और ये जुड़ा हुआ है भाई आपस में, तो ये आसन्न कोण हो गए, बिल्कुल पास के। ये कोण ऐसे बन रहा है और ये कोण ऐसे बन रहा है, तो ये भुजा दोनों में कॉमन आ रही है। तो यदि किसी 2 कोणों की भुजा कॉमन हो एक, तो वे आसन्न कोण हो जाएंगे, परस्पर जुड़े हुए। तो ये कोण इसके भी आसन्न है और इसके भी आसन्न है, ये आसन्न कोण हो गए, यानी परस्पर क्रमागत कोण कह सकते हैं इसको, या आसन्न कोण अपन कह सकते हैं, जुड़े हुए, संलग्न कोण कह सकते हैं इसको। तो देखिएगा हमने पढ़ा चतुर्भुज में, क्या पढ़ा, 2 जोड़े भुजा, 2 जोड़े भुजा का मतलब 4 भुजा होती है, और जोड़ा किस आधार पे बना रहा हूं मैं, सम्मुख के आधार पे। अच्छा अब यदि आपको कोई चतुर्भुज दिया जाए, ध्यान से समझिएगा, यदि आपको कोई चतुर्भुज दिया जाए, क्योंकि कई बार आपके यहाँ सवाल कंफ्यूज होते हैं, आयत वर्ग होता है, वर्ग आयत होता है, कौन सही है कौन गलत है। अब आप सोचते हो वर्ग अलग चीज़ है, आयत अलग चीज़ है, वर्ग आयत कैसे हो सकता है। फिर मैं कहूँगा कि वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, लेकिन समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं होता, फिर आप सोचोगे। तो इन सारी पिक्चर को क्लियर करने के लिए, इन सारी स्थिति को क्लियर करने के लिए रट्टा ने मारे आप, तो हम पहले समझ लेते हैं कि क्या चीज़ें आएंगी चतुर्भुज में। तो कुछ शब्दावली मैंने यहाँ बताई आपको, फिर 2 जोड़े भुजा आपको मिलेगी, उसके आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं, अभी सारी स्थिति यहीं क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो 2 जोड़े भुजा आपको मिलेंगी, तो यदि दोनों जोड़े यानी आमने सामने के दोनों जोड़े समांतर हैं, ऐसा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज मैं किसको पढ़ रहा हूं, ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों जोड़े भुजाओं के सम्मुख के आधार पे दोनों जोड़े समांतर हैं,
दोनों जोड़े समांतर है, वो चतुर्भुज को हम लेंगे समांतर चतुर्भुजों की श्रेणी में। ऐसे चतुर्भुज जिनके दोनों जोड़े समांतर हैं वो तो समांतर चतुर्भुज हो गए, और जिनके दोनों जोड़े समांतर नहीं है वो रह गए शेष। इनके अलावा जो शेष जो रह गए, इनके अलावा, किनके अलावा, जिनके दोनों जोड़े समांतर नहीं है, एक जोड़ा समांतर है या फिर कोई भी जोड़ा समांतर नहीं है, तो वो आपके अन्य में ले लेंगे। इसके भी दो तरीके से क्लासिफिकेशन कर लेंगे, एक जोड़ा समांतर है, कोई भी समांतर नहीं है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे समांतर चतुर्भुज उन चतुर्भुजों को कहेंगे जिसके दोनों जोड़े समांतर हैं। तो कौन कौन से चतुर्भुजों के दोनों जोड़े समांतर होते हैं देखिएगा, एक का तो नाम ही यही है समांतर चतुर्भुज, दूसरा आयत, तीसरा हम ले लेते हैं समचतुर्भुज। इनमें थोड़ा थोड़ा सा एक तरह से ऐसे नहीं होता, मॉडिफिकेशन किया गया है, समांतर चतुर्भुज को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया तो आयत आ गया, फिर एक अलग तरीके से मॉडिफाई किया तो समचतुर्भुज आ गया, समचतुर्भुज को और मॉडिफाई किया तो क्या आ गया, वर्ग। तो ये चार चतुर्भुज हैं आपके पास चार चतुर्भुज हैं। इन चारों चतुर्भुजों को हम कंबाइंड रूप से कह सकते हैं कि चारों के चारों क्या हैं, समांतर चतुर्भुज है। तो एक बात तो आपको पता चल गई होगी कि ये जो चार नाम यहाँ लिखे हैं इनमें भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर हैं। इस तरीके से आप याद रखेंगे, हम डिस्कस करेंगे आगे कैसे समांतर है। अच्छा, शेष कौन रह गए, अन्य में कौन आ गया, जैसे समलंब चतुर्भुज आ गया, समलंब चतुर्भुज आ गया, पतंगाकार आ गया आपका, और एक विषम कोणीय आ गया आपका। जो भी शेष रह गए ये वाले चतुर्भुज, तो ये रहेंगे चतुर्भुजों के प्रकार। तो देखिएगा चतुर्भुजों को हमने दो भागों में बांटा है, एक वे जिनमें दोनों जोड़े समांतर होते हैं भुजाओं के, और एक वे जिनमें दोनों जोड़े समांतर नहीं होते। तो इस प्रकार आपके पास स्थितियां बनेंगी। अब हम पहले अध्ययन करते हैं समांतर चतुर्भुजों का, यानी वे चतुर्भुज जिनके दोनों जोड़े भुजाओं के समांतर होते हैं। तो भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर होंगे तो उनमें क्या क्या स्थितियां बनेंगी, क्या क्या उनकी विशेषताएं आएंगी, वो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। ये चार चतुर्भुज चारों के चारों समांतर चतुर्भुज हैं। यानी आपसे सवाल पूछ ले क्या वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, हम बेझिझक कह सकते हैं वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। क्या समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, जी हाँ, समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। आयत एक यानी चारों ही समांतर चतुर्भुज हैं, इनमें कुछ कुछ भिन्नताएं हैं आपस में, बाकी सारे बेसिकली समांतर चतुर्भुज हैं। और समांतर चतुर्भुज में किनको पढ़ रहा हूं, वे चतुर्भुज जिनमें भुजाओं के दोनों जोड़े किसको बना रहा हूं, आमने सामने वाले को। वे चतुर्भुज जिनके दोनों जोड़े समांतर होते हैं भुजाओं के, वे समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। अब देखिएगा क्या होता है समांतर चतुर्भुज में, यानी चार समांतर चतुर्भुज के परिवार के चार सदस्य आ गए। पहला खुद समांतर चतुर्भुज हो गया, फिर आयत हो गया, समचतुर्भुज हो गया और वर्ग हो गया। तो चतुर्भुजों में हम अध्ययन कर रहे हैं अभी समांतर चतुर्भुज। तो क्या होता है समांतर चतुर्भुज, देखिएगा क्या करना है आपको, इसमें भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर रखने हैं। अब जैसे ये दो समांतर रेखाएं जा रही है, सीधी बना देता हूं भाई, ठीक है, ये समांतर रेखाएं हैं दो। अब दूसरी भी आपने समांतर रेखाएं खींचनी है, ये तो ये समांतर कब होगा, जब ये वाला एंगल जो होगा आगे बाहर वाले एंगल के बराबर होगा, तभी आपस में क्या बनेंगे, समांतर बनेंगे। यानी एक तरह से तिरक रेखा काम कर रही है। तो ये देखने में एक आयत लगता है, लेकिन है क्या ये, समांतर चतुर्भुज। आगे इसकी बाद में चर्चा करेंगे। सामान्य जो समांतर चतुर्भुज है, सामान्य समांतर चतुर्भुज जिसमें कुछ विशेष नहीं है, आयत में कुछ विशेष होता है, समचतुर्भुज में भी कुछ विशेष चीजें एक्स्ट्रा ऐड होती हैं, तो वो सामान्य समांतर चतुर्भुज कौन सा है, तो देखिएगा सामान्य समांतर चतुर्भुज कौन सा है, मैं यहाँ बना रहा हूँ भाई, देखिएगा इस प्रकार का चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी। अब देखिएगा ये रेखा, नाम लिख देता हूं मैं इसका, ए बी सी डी। ये ABCD एक चतुर्भुज है। इसमें क्या मिलेगा आपको, AB ये उल्टा बराबर खड़ा बराबर का चिन्ह, इसका मतलब होता है समांतर रेखा। AB समांतर है किसके, CD के। एक बात तो ये है, यानी भुजाओं का एक जोड़ा तो आपस में समांतर है। ये भुजा AB इसको पढ़ेंगे अपन, CD इसको पढ़ेंगे, तो ये AB और ये CD आपस में क्या है, समान। हम इसको BA भी बोल सकते हैं, AB बोल सकते हैं, जैसे आप क्रम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसा भी आप पढ़े, तो ये इसके क्या है, समांतर है। अच्छा, एक जोड़ा समांतर हो गया। अब ये जोड़ा भी अपने को, दोनों जोड़े समांतर चतुर्भुज किसको पढ़ रहे हैं, जिसके दोनों जोड़े समांतर हो। ये जोड़े आप याद कर लोगे ना तो परीक्षा में पास हो जाओगे, और हो सकता है आपका भी कहीं जिनके जोड़े नहीं है उनके जोड़े बन जाए। तो देखिएगा
समांतर चतुर्भुज है, इसके दोनों जोड़े समांतर रहेंगे। तो ए बी किसके समांतर है? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगला जोड़ा है आपका ए डी, वो समांतर है किसके? बी सी के, यानी ये इसके समांतर है। अच्छा, समांतर है, अभी हमने समान नहीं बोला, सिर्फ क्या बोला है? समांतर। अब सुनना भाई, ये दोनों समांतर हैं और फिर ये दोनों भी समांतर हैं, तो ये केवल और केवल तभी संभव है जब इन दोनों अंतःखंडों की लंबाइयां बराबर हो, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो और ये दोनों आपस में बराबर हो। तो सबसे पहला फैक्ट जो निकल के आता है समांतर चतुर्भुज का, किसके दोनों जोड़े समांतर होते हैं, ये तो बेसिक बात थी। अभी फैक्ट क्या निकल के आया कि इसकी सम्मुख भुजाएं लंबाई में समान होती हैं। सम्मुख भुजा किसको कह रहा हूं मैं? जोड़े वाली को। सम्मुख भुजा मतलब इसके जोड़े जो हैं वो लंबाई में भी समान होते हैं। सम्मुख भुजा लंबाई में समान होती हैं भाई, तभी तो वे दोनों जोड़ा पैरेलल हो पाएगा, अन्यथा एक ही पैरेलल रहेगा, दूसरा यदि इनकी लंबाइयां अलग अलग आ गई, क्योंकि समांतर रेखाओं द्वारा काटे गए अंतःखंड आपस में समान होते हैं, या फिर जिनके अंतःखंड समान होंगे वही समांतर रेखाएं होंगी, अन्यथा भी समांतर रेखाएं नहीं होंगी। तो इन दोनों के लिए समांतर रेखा होना कब तभी समांतर होंगी जब ये दोनों की लंबाई बराबर होगी, और ये दोनों की लंबाई बराबर होगी तब ये समांतर होंगे। इसका मतलब इसमें सम्मुख जोड़े जो हैं, सम्मुख भुजाओं के जो जोड़े बन रहे हैं वो लंबाई में समान होते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ए बी समांतर तो थी साथ में लंबाई में बराबर है। ए बी की लंबाई है वो सी डी के बराबर है, और ए डी की जो लंबाई है वो बी सी के बराबर है भाई। देखिएगा आप, ये इसके बराबर है। ये तो हुई बात भुजाओं की लंबाई की, यानी किसी भी समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं लंबाई में समान एवं समांतर होती हैं। चलिए जी ठीक है, लंबाई में समान एवं समांतर होती हैं। अब बात करते हैं हम इसके आगे, किसके और क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, समांतर रेखाओं में आपने खूब पढ़ा है क्या कि जैसे मैं इनको समांतर रेखाएं बनाता हूँ, थोड़ा सा आपका टॉपिक रिवाइज हो जाए इसलिए कर रहा हूँ, ये मैं सिद्ध करके बता दूँ भाई आपको, आप भूलोगे नहीं। से दो समांतर रेखाएं जा रही थी और इसको हटा देता हूं, ये लो। अब आपको क्या लग रहा है? ये दो समांतर रेखाएं जा रही हैं और इसको एक तिर्यक रेखा काट गई, ये लो, तिर्यक रेखा काट गई, ऐसा। अब तो ये वही हो गया, समांतर रेखाएं जा रही, तिर्यक रेखा काट गई। तो तिर्यक रेखा के एक, ये तिर्यक रेखा है, ये समांतर रेखाएं हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग होता है 180 डिग्री, आपने खूब पढ़ा होगा। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, सपोज दैट ये एंगल x है और ये एंगल y है, और यदि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो एक ही साइड के बनने वाले कोणों का योग होता है 180। तो बेझिझक आप कह सकते हो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, इसको आप देख लें, यानी ये दोनों 180 है। चलिए ठीक है जी, ये बात यहां तक ठीक थी, x प्लस वाई 180 आ गया आपका। अब अपन आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ से लिखा था, ये बंद था। यदि इन दोनों को अपन समांतर रेखा माने, ऐसा ये समांतर रेखाएं, यहाँ आप और अच्छे से समझ जाओ क्योंकि ऐसे चित्र द्वारा आपको समझाया गया है पहले। ये समांतर रेखाएं जा रही दोनों और ये तिर्यक रेखा इसको काट गई भाई। तो इन दोनों का योग भी कितना आएगा? 180 आएगा, क्योंकि भाई ये भी तो समांतर है, तो इन दोनों का जोड़ 180 आएगा, 180 आएगा। आपने पहले ही पता है y में क्या जोड़े कि 180 आ जाए, तो भाई y में क्या जोड़ना पड़ेगा आपको? x, तभी जाके 180 आ पाएगा, क्योंकि फिलहाल जहां आपने y लिया हुआ है उसके साथ x का पेयर बढ़ेगा तब 180 आएगा। इसका मतलब यहाँ y है तो यहाँ क्या बनेगा? कन्फर्म x बनेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कन्फर्म यहाँ क्या बनेगा? x। फिर वही बात आ गई, यहाँ x है और ये समांतर है तो यहाँ क्या बनना है? y। अब देखिए स्थिति क्या है, आराम से देखिएगा इस चीज़ को, ये आप देख पा रहे होंगे। ABCD आपने जो बनाया समांतर चतुर्भुज, उसकी भुजाओं के जोड़े समांतर आ गए, लंबाई में बराबर आ गए। अगली बात मैं लिख रहा हूं सम्मुख कोण। सम्मुख कोण जो हैं, सम्मुख कोण माप में समान होंगे। ये लो, सम्मुख कोण माप में समान होंगे, मतलब यहां जो कोण बनेगा वही कोण यहां बनेगा। खासकर रेट में बहुत बार कोणों से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। यदि आप समांतर चतुर्भुज पढ़ रहे हो, समांतर चतुर्भुज का पूरा परिवार, उसमें यही होता है, आमने सामने के कोण जरूर आपस में क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। मीन्स ये कोण उस कोण के बराबर रहेगा। और बात करें हम इसकी, तो ये y है तो यहां भी क्या बनेगा? y, यानी ये कोण इस कोण के बराबर, आमने सामने के कोण बराबर रहेंगे। चलो ठीक है जी, आमने सामने के कोण बराबर हो गए। और स्पेशल बात क्योंकि हम कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं इसको, ये है क्रमागत कोण। क्रमागत कोण, एक शब्द लिखा है मैंने, क्रमागत कोण या आसन्न कोण हम इसको बोल सकते हैं सामान्य भाषा में। क्रमागत कोणों का योगफल, क्रमागत कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। ये भी देख लीजिए आप।
पूरे चतुर्भुज में कहीं भी देख लीजिए, कहीं एक जगह खड़े हो जाओ, वहां से क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चल लो, आप कैसे भी चले हो, दो क्रमागत कोण जो बराबर कंटिन्यू दो कोण आ रहे हैं, लगातार दो कोण जो आपको मिलेंगे, चाहे घड़ी की दिशा में चलो चाहे घड़ी के विपरीत दिशा में चलो, उन दोनों को जोड़ने से आपके पास 180 डिग्री आएगा। यानी कोण 4 होंगे लेकिन उनकी माप 2 ही प्रकार की होगी। तो देखिएगा आप एक्स पे खड़े हो तो चाहे इधर जाओगे तो y मिलेगा, तो भी जोड़ने से 180 आएगा, इधर चलोगे तो भी y मिलेगा, यानी 180 आएगा। मीन्स ये ऐसे होता है, देखो एक्स वाई की जगह मैं आपको वैसे फिल करके बता दूं, सपोज दैट ये 100 डिग्री है या 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री के जैसा बन रहा है, तो ये 100 डिग्री होगा। यस यार ये 100 होगा, क्यों होगा? क्योंकि समांतर रेखाओं द्वारा यदि कोई तिर्यक रेखा काट दे तो एक साइड में 180 बनना है, आपने अपनी मर्जी से 80 फिल कर लिया, यदि यहाँ 80 फिल कर लिया तो पक्का यहाँ 100 आएगा, यहाँ 100 आएगा तो कंफर्म है यहाँ भी क्या आएगा 80 आएगा, तभी 180, यहाँ 80 आ गया तो यहाँ क्या आएगा 100। ऐसे आमने सामने के कोण क्या हो गए बराबर। अब आप कहीं भी खड़े हो, क्रमागत 100 पे खड़े हो तो चाहे इधर देख लो चाहे इधर देख लो, एक ही चीजें हैं दोनों, तो चाहे इधर वाला जोड़ लो चाहे इधर वाला जोड़ लो, दो क्रमागत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आपके पास परीक्षा में फैक्ट आएगा कि निम्न में से कौन सा फैक्ट ठीक है कौन सा गलत है, तो आपके पास वहां आएगा किसी समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जी हाँ, या फिर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोण संपूरक होते हैं। संपूरक शब्द आपको याद होगा, संपूरक शब्द का मतलब होता है कोणों का वह जोड़ा जिसका योग 180 डिग्री होता है। तो समांतर चतुर्भुज के जो क्रमागत या आसन्न कोण है उनका योग 180 डिग्री होता है भाई, मतलब वे संपूरक होते हैं। अगली बात हम देखते हैं इसमें से और जो फैक्ट है इसका कि ये क्रमागत कोण है, क्रमागत, ये इंपॉर्टेंट चीज लिख दूं भाई, थोड़ा सा समझना इसको, क्रमागत कोणों के अर्धक, क्रमागत कोणों के अर्धक, क्रमागत कोणों के अर्धक परस्पर, क्रमागत कोणों के अर्धक परस्पर समकोण बनाते हैं। ये लो एक नई बात लिखी है यहां पे कि क्रमागत कोणों के जो अर्धक हैं वो परस्पर समकोण बनाते हैं। मतलब कोई भी दो क्रमागत कोण ले लिया आपने, जैसे ये ले लिया, इसका अर्धक लिया आपने, और सिंपल सी बात है, बस थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए यहाँ परीक्षा में। ये लो, ये इसका अर्धक ले लिया, अब ये ऐसे गया आगे, आगे तक जाएगा। अब इसका अर्धक ले लिया आपने ऐसा, अर्धक का मतलब ये 100 डिग्री है तो 50-50 के दो टुकड़े करने हैं। 100 था तो ये कितने का हो गया 50 का, 80 था तो कितने का हो गया 40 का, ये 40 का। ये अर्धक का काम क्या है, आपने लास्ट वीडियो जो पहले के वीडियो गए हैं आपके पास उनमें आपने देखा होगा, कोण अर्धक का मतलब होता है कोण के दो समान भाग करे। अच्छा, अब ये आपके पास एक ट्रायंगल बन गया, कौन सा, ये वाला त्रिभुज बन गया, ये डॉट डॉट ये डॉट डॉट ये। अब त्रिभुज में 50 और 40 कितना हो गया 90। वैसे भी देखो ये दोनों कितने के थे 180 के, तो आधे कितने के होंगे 90 के। आपने सरल रेखिक युग्म के अर्धक भी समकोण बनाते हैं ऐसा पहले पढ़ा है, तो ये दोनों कितने के हो गए 90 के। त्रिभुज के होते हैं 180 और जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वो त्रिभुज क्या होगा समकोण होगा, क्योंकि यहाँ 90 बन गया तो यहाँ क्या बनेगा 90। ये लो आपने देख लिया होगा, क्रमागत कोणों के अर्धक परस्पर क्या बनाते हैं समकोण। अच्छा, इसको न लेके आप इसको ले लो, ये लो, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा तो ये भी क्या बनाएगा, ये 50 है ये 40 है तो ये भी क्या बनाएगा समकोण बनाएगा। अच्छा चलो ठीक है जी, ऐसे कर लिया आपने इन दोनों, इसका भी ले लो जी, ये लो, ये भी यहाँ क्या बनाएंगे समकोण बनाएंगे। सॉरी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, तो शीर्ष भी मुकोण यहाँ भी बनेगा। ये देखो ये 90 आएगा, ये थोड़ा सा आपको दिखाई देगा, देखो साफ सा देखिएगा, 90 यहाँ भी 90 यहाँ भी 90, ये हर जगह 90-90 बनेगा। अब सुनना भाई, एक नई चीज और आ गई, ये अर्धक आपने अलग अलग खींच दिए, ठीक है जी, ये समांतर जाएंगे, ये समांतर जाएंगे अर्धक, ध्यान रखिएगा इनके कोणों के अर्धक आपस में क्या होता है, शीर्ष सम्मुख कोणों के अर्धक समांतर होंगे। ये दोनों रेखाएं समांतर जाएंगी, ये दोनों रेखाएं भी समांतर जाएंगी, और समांतर रेखाओं द्वारा बना गया एक बीच में आपको चतुर्भुज दिख रहा होगा। चतुर्भुज का प्रत्येक कोण क्या है 90 डिग्री है, और इनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो ध्यान दीजिए, एक नई बात मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कई बार खासकर L2 वगैरह के लिए यदि पेपर सेटर पूछ ले तो देखिएगा कि यदि समांतर चतुर्भुज की बात चल रही है तो मैं सीधा इसके लिख देता हूँ, इसके चारों कोणों के अर्धक, चारों अंतः कोणों की बात कर रहा हूँ, इसके चारों कोणों के अर्धक, यदि आप चारों कोणों के अर्धक खींच दें तो आपके पास ऐसी कंडीशन बनेगी, और इसके चारों कोणों के अर्धक एक आयत बनाते हैं, एक आयत बनाते हैं। आयत की विशेषताएं जब आप पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा आयत की विशेषताएं क्या हैं और क्यों ये आयत बनाते हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, आमने सामने भुजाएं बराबर हैं, तो इसके चारों कोणों के अर्धक एक आयत बनाते हैं। ये थे इसके
कोणों के अर्धकों की बात है। दो बातें थी कि यदि दो कोणों का अर्धक लोगे तो 90 डिग्री पे मिलेगा, और चारों के अर्धक आपने खींच दिए तो आपके पास यहां एक आयत बनेगा। चारों कोणों के अर्धक मिलके एक यहां आयत बनाएंगे। समझ गए होंगे भैया आप इस बात को। चलिए और देखते हैं इसमें और क्या क्या स्पेशल चीजें हैं। और विशेष है इसका एक विकिरण यदि खींच दिया जाए, ये समझ गए होंगे आप शायद। सिंपल सिंपल चीजें हैं और ये परीक्षा में आपको बहुत अच्छे से मार्क यानी नंबर देके जाएंगे। सीधा सीधा फैक्ट आएगा, किसी समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों के अर्धक क्या बनाते हैं, तो क्या बनाएंगे, आयत बनाते हैं। देखिएगा यहाँ पे, आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आपका वक्त जाए ना, इसलिए मैं फास्टली बता रहा हूँ। फिर भी आपको कोई समस्या लगे तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ प्लीज़ मुझे आप अवगत कराएं, जितना हो सकेगा आपकी समस्या समाधान की कोशिश करूँगा। देखिएगा, एक समांतर चतुर्भुज है, यदि हम इसके विकिरण खींच दें, विकिरण समझते हो ना क्या होता है, अक्रमागत शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड, ये खींच दिया। एक विकिरण खींचते ही देखो आपके पास क्या था, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और साथ में समांतर भी है। देखो यहाँ z बन रहा है, ऐसे z, ये z वाले क्या होते हैं, एकांतर कोण, आपको पता है ना, ये एकांतर कोण हो गए। और भी उल्टा बढ़ेगा आपके पास, तो आप इन दोनों त्रिभुजों की स्थिति देखोगे। फैक्ट पे चर्चा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं है कि हम हर एक चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन करें। तो इसका यदि एक विकिरण बना दिया जाए, इसका एक विकिरण, इसको दो सर्वांगसम, एक शब्द लिखा है मैंने, दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांटता है। शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई मैं। यदि समान, आप यदि नोट कर रहे हो साथ साथ तो आप देख लें, नोट कर लें या याद कर लें कि समांतर चतुर्भुज का एक विकिरण खींच दिया जाए तो समांतर चतुर्भुज दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, साइड साइड, ये साइड इस साइड के बराबर, और ये साइड कॉमन है दोनों में। तो इसका मतलब ट्रिपल एस के रूल से देख लीजिए, एंगल वाले से देख लीजिए, जो आपको मर्जी लगे, जो एंगल आप डिसाइड कर सको। साइड साइड, एक साइड होगी, साइड साइड ये कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया दोनों में। ये इनके बीच का, इस साइड और इस साइड के बीच का एंगल इस साइड और इस साइड के बीच के एंगल के बराबर है। तो हम SAS से भी बता सकते हैं। मीन्स यदि आप समांतर चतुर्भुज का विकिरण खींचोगे तो समांतर चतुर्भुज का विकिरण समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। ये तो थी एक विकिरण की बात। अगली बात करते हैं हम। अगली बात है, यदि इसके दोनों विकिरण खींच दिए जाएं तो इसके दोनों विकिरण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसके दोनों विकिरण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, लेकिन कई चतुर्भुजों में वो समद्विभाजन 90 डिग्री पे होता है। ध्यान रहे, समांतर चतुर्भुजों में 90 डिग्री पर नहीं होता, मतलब 90 डिग्री पर नहीं। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं लेकिन समकोण पर नहीं करते। कुछ एक फैक्ट है जो डिफरेंट, एक दूसरे को अलग अलग करते हैं। जैसे समचतुर्भुज के विकिरण, इसको आगे पढ़ोगे तो वो लंब समद्विभाजन करते हैं। ये सिर्फ समद्विभाजन करते हैं, लंब समद्विभाजन नहीं करते हैं, 90 डिग्री पे नहीं काटते, सिर्फ काटते हैं। तो दूसरा विकिरण यदि आप खींचोगे, मेरे कहने का मतलब ये था इस फैक्ट का मतलब, यदि आपने इसका दूसरा विकिरण ड्रा कर दिया ऐसा है, तो देखिएगा दोनों विकिरण यदि आपने इसके खींच दिए तो ये दोनों विकिरण एक दूसरे को आधा आधा करते हैं। समद्विभाजन का मतलब होता है समान दो भागों में, यानी Z जो टुकड़ा है आपका, ये टुकड़ा ये इस टुकड़े के बराबर है, समझ पा रहे होंगे आप। और ये जो टुकड़ा है आपका, ये इस टुकड़े के बराबर है, ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर और ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर। तो समांतर चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजन करते हैं, ठीक है। अब समद्विभाजन करने से आपके पास चार त्रिभुज बन रहे हैं। तो कई बार सवाल पूछ लेता है कि चारों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है? नहीं। क्यों नहीं है? ठीक है, ये दोनों भुजा इनमें कॉमन है सब में, लेकिन ये भुजा बड़ी है, ये भुजा, यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम नहीं है। तो सम्मुख त्रिभुज सर्वांगसम है, ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, लेकिन चारों सर्वांगसम नहीं है। मतलब यहां से चार त्रिभुज बनेंगे, हर एक फैक्ट को ध्यान से पढ़ें, चार त्रिभुज, लेकिन सर्वांगसम नहीं होंगे, चारों सर्वांगसम नहीं होंगे। सर्वांगसम कहाँ होंगे? समचतुर्भुज में होंगे, मैं चर्चा करूंगा बाद में। इसीलिए मैं फैक्ट जितने भी बनते हैं यहाँ से कंपटीशन पेपर सेटर जहाँ से क्वेश्चन पिकअप कर सकता है उन चीज़ों को हम टच करने की कोशिश करेंगे। तो जो फैक्ट यहाँ बनते हैं ये थे इसके मोटे मोटे फैक्ट समांतर चतुर्भुज के। तो देखिएगा समांतर, एक बार फटाफट मैं 2 मिनट में रिवाइज करता हूँ। समांतर चतुर्भुज होता क्या है? चतुर्भुज में चार भुजाएं होते हैं, उसमें सम्मुख भुजाओं के आधार पर अपने दो जोड़े बनाए, तो वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े
समांतर एवं समान हो, समांतर एवं समान हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो पहला फैक्ट निकल के आया, जैसे आप एबीसीडी समांतर चतुर्भुज यहां बनाओगे तो पहला फैक्ट आएगा आमने सामने की भुजाएं समांतर है। दूसरा फैक्ट आपने बताया कि सम्मुख भुजाएं जो जोड़े हैं आमने सामने वाले वो लंबाई में भी समान होते हैं। तो ये लंबाई में, ये इसके लंबाई में बराबर, ये इसके लंबाई में बराबर। सम्मुख कोण माप में समान होते हैं, आमने सामने कोण। क्रमागत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। वह चतुर्भुज इसके क्रमागत कोणों का योग 180 डिग्री होगा वो समांतर चतुर्भुज होता है। इसका एक विकर्ण दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। यदि आप इसका एक विकर्ण खींच देंगे तो समांतर चतुर्भुज के दो टुकड़े होंगे, दोनों टुकड़े त्रिभुजाकार होंगे और दोनों त्रिभुजाकार टुकड़े आपस में सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम आपने पढ़ लिया होगा, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। यदि इसके दोनों विकर्ण खींच दिए जाएं तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजन करते हैं, दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, लेकिन 90 डिग्री पे, यानी ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता। ये एंगल 90 क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब ये इसके सर्वांगसम होगा तो होगा। यहाँ से चार त्रिभुज बनते हैं, चारों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते, यानी ये अलग अलग होते हैं। ये इसके सर्वांगसम है, ये इसके, दो प्रकार के त्रिभुज बनते हैं यहाँ पे, एक ही प्रकार के नहीं। सर्वांगसम का मतलब होता है एक ही जैसे। अच्छा, इसके बाद और फैक्ट क्या थे? क्रमागत कोणों के अर्धक परस्पर समकोण पे मिलते हैं। ये तो विकर्ण है। यदि हम यहाँ से अर्धक खींच दें, अर्धक, तो अर्धक 90 डिग्री पे एक दूसरे को मिलेंगे। और यदि हम चारों कोणों के अर्धक खींच दें तो आपके पास बीच में एक आयत बनेगा। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है कि कौन आयत बनाता है, कौन आयत नहीं बनाता। तो यदि आप समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों के अर्धक खींच दोगे तो वे एक आयत बनाएंगे। तो ये तो था आपका समांतर चतुर्भुज। इसमें अगला देखते हैं अपन। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि और समांतर चतुर्भुज बहुत सारे पढ़े थे हमने कि समांतर चतुर्भुज ये तो बेसिक समांतर चतुर्भुज है, नॉर्मल जिसको हम कह सकते हैं, सामान्य समांतर चतुर्भुज। इसका मॉडिफिकेशन करेंगे अपन, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें अपन इसमें ऐड करें तो इसकी स्थिति क्या होगी, क्या नई चीज़ें इसमें जुड़ेंगी। देखिए, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज में ये गुण तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आप वर्ग की बात करें तो वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है, उस वर्ग में भी ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। क्या कि वर्ग के सम्मुख कोण माप में बराबर होते हैं। उसमें स्पेशल आ गया कि सारे बराबर होते हैं, लेकिन हमें तो ये चेक करना था क्या वर्ग के सम्मुख कोण माप में बराबर होते हैं। जी हाँ, वर्ग के सम्मुख कोण माप में बराबर होते हैं। क्या वर्ग के क्रमागत कोणों का योगफल 180 होता है? जी हाँ। यानी ये जो आपने यहाँ लिखा है ये सारी चीजें आपको हर एक समांतर चतुर्भुज में मिलेंगी। तो ये था समांतर चतुर्भुज का बेसिक। अब यदि हम इसका कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड करेंगे, यानी नई चीज़ें इसमें देखेंगे, इसकी भुजाओं की लंबाई बराबर कर दें तो क्या होगा, या फिर जैसे मान लीजिए इसके किसी एक कोण को 90 डिग्री बना दें तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे। फिर अलग अलग आकृतियाँ आपको प्राप्त होंगी और उन आकृतियों के अलग अलग नाम होंगे। तो अगला हम देखते हैं क्या होगा यदि एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री कर दिया जाए। तो देखिएगा, समांतर चतुर्भुज मतलब दोनों जोड़े समांतर व समान, समांतर व समान, ये तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा, क्या होगा जब समांतर चतुर्भुज का कोई एक कोण है, समांतर चतुर्भुज का कोई एक कोण, सिर्फ एक ही करना है आपको, तो कोई एक कोण समकोण हो। क्या होगा जब ऐसा हो? तो हम समांतर चतुर्भुज का कोई एक कोण समकोण कर दें तो क्या होगा, देखिएगा। जे समांतर चतुर्भुज आप बना रहे थे, ऐसा यूं ऐसे बन रहा था समांतर चतुर्भुज। यदि हम इसका कोई भी एक कोण, कोई भी एक एंगल पकड़ लो, उसको 90 डिग्री कर दें, जैसे इसको 90 डिग्री कर दें तो इस प्रकार छेद में आएगा, ये ऐसे आएगा। आपने बचपन में ऐसे खिलौनों से खेला होगा जो ऐसे खिसकता है यूं, जैसे खासकर जब आप स्लेट रखते होंगे बचपन में, तो स्लेट रखते होंगे तो स्लेट के बीच जो चारों तरफ से लोहे की जो फ्रेम है, स्लेट तो टूट जाया करती थी, अब जो फ्रेम है वो ऐसे ऐसे खिसकती है, तो फ्रेम कभी समांतर चतुर्भुज बन जाएगी। ऐसे इस कोने को दबा दिया समांतर चतुर्भुज। अब उस कोने को ऐसे अंदर अंदर धकेलो, इसको अंदर, यानी ये इसकी स्थिति यहाँ आएगी। उसको अंदर धक्का मारोगे तो चूंकि ये दूरी तो कम नहीं होगी ना, ये भी इधर खिसकेगा, ये ऐसे ऐसे इधर खिसकेगा, ये इधर आएगा, तो आपके पास इस प्रकार की आकृति बनेगी, ये वाली, ये लो। यानी उससे आप स्लेट की फ्रेम से कभी समांतर चतुर्भुज बनाया करते थे, कभी हम उससे आयत बना लिया करते थे। और यदि आपकी वो स्लेट है, उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो उसे कभी समचतुर्भुज बना करता होगा, कभी वर्ग बना करता होगा। तो देखिएगा, एक समांतर चतुर्भुज आयत में बदल जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज आयत में बदल जाएगा जब उसका एक कोण क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। फिर ये कंडीशन, आप ऐसी चित्र आपके पास आएगा, क्या होगा जब समांतर चतुर्भुज का कोई सिर्फ एक कोण कराया हमने, सारे नहीं, सारे अपने आप ही हो जाएंगे। आपको तो क्या करना है, समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री करना है, तो वो समांतर चतुर्भुज इस प्रकार का रूप ले लेगा। देखिएगा, आपने ये कोण 90 डिग्री करा,
ये 90 डिग्री का, चूंकि अभी भी ये समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, बराबर। बेसिक फॉर्म क्या, अकॉर्डिंग टू बेसिक फॉर्म आमने सामने की भुजाएं इसकी क्या है, बराबर हैं। जे कोण 90 डिग्री है तो समकोण कोण बराबर होते हैं, तो ये भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। अच्छा, आपने क्या पढ़ा था, समांतर चतुर्भुज के परस्पर संलग्न जो कोण हैं या क्रमागत कोण हैं उनका योग 180 होता है। ये 90 डिग्री है तो भाई अपने आप भाई समांतर रखना है तो ये 90 का ही बनेगा, ये 90 का तो ये भी 90 का, यानी इसके चारों कोण कितने कितने के बने। ये इसमें एक नया चीज जुड़ गई, उसके अलग कोण थे, यानी दो ही प्रकार के कोण थे, इसमें सिर्फ एक ही प्रकार का कोण है, उसमें दो अलग अलग नाप थी, एक नाप ये और एक नाप ये। समझ पा रहे हो, ये दोनों बराबर थी, ये दोनों बराबर थी, अलग अलग नाप थी, दोनों मिलकर 180 हो रही थी। यहाँ क्या हुआ, एक ही नाप आ गई। तो स्पेशल क्या जुड़ा इसमें स्पेशल क्या जुड़ा, वो सारी चीजें, यानी इसमें अभी भी समांतर चतुर्भुज के सारे गुण हैं, क्योंकि निकला तो वहीं से, बना तो वहीं से है ये, तो समांतर चतुर्भुज के सारे गुण हैं इसमें। स्पेशल गुण क्या है, उन गुणों के अलावा, अच्छा विशेष क्या है इसमें, उन गुणों के अलावा मैं आपको क्या बताऊं कि विशेष क्या है। ध्यान दीजिए, समांतर चतुर्भुज के सारे गुण क्या थे, सम्मुख भुजाएं बराबर होना, सम्मुख कोण बराबर होना, विकिरणों द्वारा परस्पर समद्विभाजन करना, लेकिन लंब समद्विभाजन नहीं करना, विकिरणों द्वारा समद्विभाजन करना, साथ ही आपके अर्धकों के द्वारा 90 डिग्री का कोण बनाना, यानी जो भी सारे गुण थे वो तो सारे इसमें हैं। अब हम विशेष बात करते हैं, इसमें एक्स्ट्रा क्या आएगा, तो विशेष ये आएगा इसमें, पहली बात इसके चारों कोण समान होंगे, उसके चारों कोण समान नहीं थे, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके चारों कोण समान हो, तो चारों कोण समान होंगे और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, क्या कहलाएगा, आयत। तो इसका नाम हम देंगे इस चतुर्भुज का आयत। देखिएगा रेक्टेंगल जो है आपका, आयत जो है, तो चारों कोण इसके समान होंगे। दूसरी बात, भुजाएं लंबवत हैं इसकी, भुजाएं इसकी परस्पर लंबवत अपने आप ही होगी, ये लंबवत भुजाएं होगी। स्पेशल और क्या निकलेगा इसमें से, ध्यान दीजिए, समांतर चतुर्भुज में लिखना भूल गया भाई, जस्ट अभी ध्यान आया, समांतर चतुर्भुज के दोनों विकिरण अलग अलग लंबाई के होते हैं, क्योंकि इसको देखा तब याद आया कि इसके तो विकिरण एक जैसे होंगे। समांतर चतुर्भुज के विकिरणों की लंबाई अलग अलग होती है, क्योंकि उसके कोणे कोई नज़दीक होता है, कोई दूर होता है। इसके इन कोणों की जो दूरी है वही दूरी इस कोणे की, ऐसे नाप के देखते हो, ऐसे जैसे आपके कमरे का फर्श है वो अक्सर आयताकार या वर्गाकार जो भी होता है, तो वर्ग है तो भी आयताकार ही है, तो उसके जैसे आमने सामने के जो कोणे हैं उनकी दूरी माप के देखोगे तो बराबर आएगी, यदि वे 90 डिग्री पे काट रहे हैं तो देखिएगा ये दूरी इस दूरी के बराबर है, मतलब इसके दोनों विकिरण समद्विभाजन वगैरह तो करते ही हैं, इसके दोनों विकिरण लंबाई में समान होते हैं, इसके दोनों विकिरण लंबाई में समान होते हैं, ये होगी इसकी बात है, इसके दोनों विकिरण लंबाई में समान होता है। अच्छा, इनसे जुड़ी जो क्षेत्रमिति की बात है वो हम क्षेत्रमिति में डिस्कस करेंगे, यहाँ सिर्फ हम ज्योमेट्री से रिलेटेड चीजें डिस्कस कर रहे हैं भाई। इसके दोनों विकिरण समान होते हैं, चारों कोण बराबर होते हैं। अच्छा, जैसे इसको हम लंबाई बोल दें और इसको हम चौड़ाई बोल दें, तो आपका ये जो विकिरण निकलेगा, इसका एक विकिरण समकोण त्रिभुज में बांट देगा इसको, दो समकोण त्रिभुज में, वही बात है, दोनों सर्वांग समत्रिभुज होंगे, तो बनने वाला त्रिभुज यहाँ समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज का कर्ण आप ज्ञात करोगे, तो इसके विकिरण की जो लंबाई होगी, इसके विकिरण की लंबाई होगी अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो लंबाई का वर्ग और चौड़ाई का वर्ग, इसका रूट लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आयत का विकिरण। ठीक है भाई, ये होता है आयत में स्पेशल, और कोई खास बात इसमें होती नहीं है। दोनों विकिरण काटते हैं ठीक है, लेकिन वो 90 डिग्री पे नहीं काटते, जब तक 90 पे नहीं काटेंगे कोई स्पेशल बात नहीं आएगी। ये त्रिभुज अभी भी इसके समरूप सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि जब तक ये इसके बराबर नहीं आ जाता तब तक इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं आएगा। हाँ, यहाँ मैं इसकी थोड़ी सी क्षेत्रमिति डिस्कस कर लेता हूँ, खासकर L2 वगैरह के लिए कई बार सवाल पूछ लेते हैं। आपके पास एक एल्जेब्रिक फॉर्म होती है, आइडेंटिटी होती है एल्जेब्रा में कि a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, ऐसा लिखा होता है। ध्यान दीजिए, यदि मैं इसको L प्लस बी, L का मतलब यहाँ लंबाई से, B का मतलब आयत की चौड़ाई से ले रहा हूँ भाई मैं, L और B, यदि मैं L और B का होल स्क्वायर ले लूँ, L और B का होल स्क्वायर ले लूँ, तो आपके पास आएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी, तो इसका विकिरण हो गया, लंबाई को L लिखूंगा तो L स्क्वायर, तो यहाँ से यदि विकिरण को मैं डायगोनल D पढ़ लूँ तो D स्क्वायर बराबर हो जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा ये विकिरण का स्क्वायर हो गया। मैं बात करूं इसके परिमाप की, तो आयत का परिमाप होता है,
परिमाप का मतलब होता है चारों समस्त परिसीमा की लंबाई, परिमाप यानी चारों तरफ की नाप, टोटल नाप। तो टोटल नाप आप करने लगोगे एल बी, 2 बार एल और 2 बार बी जुड़ेगा तो परिमाप होगी ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, यानी एल और बी का जो जोड़ आएगा उसका दुगना होगा परिमाप। क्षेत्रफल की बात करें तो चूंकि ये आकृति परस्पर इसकी दोनों भुजाएं लंबवत है तो इसका एरिया कवर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इन सब चीजों को मैं इस फॉर्मूले में यहां देख पा रहा हूं। तो यहां देखिए, यहां क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये कहां से ज्ञात कर सकते हो आप, यदि अर्ध परिमाप की बात करें, इसका अर्ध परिमाप यानी परिमाप में 2 का भाग दे दोगे तो वो क्या आएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये इसका अर्ध परिमाप हो गया। तो ये मैं लिख सकता हूं किसी आयत के रेफरेंस में, इस सवाल को कई बार पूछा जा सकता है, ये आयत का अर्ध परिमाप हो गया। तो आयत के अर्ध परिमाप का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है, इन चीज को देखिए, इसमें आपको कुछ अलग नजर आएगा, आपके देखने का नजरिया अलग होना चाहिए। इसमें आपको एल स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं, इसमें आपको आयत के विकर्ण का वर्ग नजर आना चाहिए। वो देखने वालों की नजरों में होता है कि आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है। तो नजरिया देखिए आपका कि यहाँ आपको एल स्क्वायर बी स्क्वायर नजर नहीं आना चाहिए। यदि आप आयत पढ़ रहे हो तो यहाँ आपको नजर आना चाहिए विकर्ण का स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर और बी स्क्वायर जो जोड़ है वो इंडिकेट करता है किसको, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल को, यानी आयत के विकर्ण के वर्ग को। अच्छा, प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो दो तो ऐसा कैसा, एल बी में आपको एल बी नजर नहीं आना चाहिए, एल बी में आपको नजर आना चाहिए आयत का क्षेत्रफल। तो ट्वाइस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो यहां मैं लिख देता हूं क्षेत्रफल सीधा हिंदी में। ये लो भाई, अब सुनना, ये एक रिलेशन बन गया किसमें, आयत के परिमाप, आयत के विकर्ण और आयत के क्षेत्रफल में। जब हम क्षेत्रमिति में चर्चा करेंगे तो इसके बारे में आपको अवश्य सवाल पहले पूछे गए हैं। सवाल कैसे होंगे, आपको आयत की लंबाई चौड़ाई अलग अलग नहीं देगा, आयत का विकर्ण दे देगा, आयत का परिमाप दे देगा और आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछ लेगा। जब आपको आयत का विकर्ण दे दिया, आयत का क्षेत्रफल एक ही तरीके से निकलेगा, यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई के तरीके से, यानी आधार गुणा ऊंचाई समस्त समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से आपके पास ये ऐसा ही निकलेगा। तो आपको परिमाप दे देगा, तो परिमाप से अर्ध परिमाप कैलकुलेट करोगे, फिर विकर्ण कैलकुलेट करोगे। ऐसा सवाल मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा, देखिएगा कि यूँ लिख दिया जैसे एक सवाल कैसे आएगा, आयत का परिमाप। हालांकि हम इन चीज़ों का डिस्कस क्षेत्रमिति में करेंगे, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड चीज़ें नहीं है, फिर भी एक फंक्शन जो बना आया ध्यान में तो मैं आपको बता दिया। बाकी ये ज्योमेट्री वाले फंक्शन जरूर आप अच्छे से देख लें। एक आयत का जो परिमाप है वो 46 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप 46 सेंटीमीटर है। इसका विकर्ण 17 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये सवाल बताइए। ऐसा सिंपल सा सवाल कई बार आपके पास एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछ लेता है। एक आयत का परिमाप, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ सवाल, इस फंक्शन पे आधारित सवाल है, आप कैलकुलेट कर लोगे, बिकॉज आप एडवांस टाइप का जो पढ़ रहे हो, ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, मीन्स आपने पहले गणित पढ़ा हुआ है, तो जरूरी आप, उम्मीद है आपसे कि आप अवश्य इसको हल कर लेंगे। तो एक आयत का परिमाप 46 सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण यदि 17 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपके लिए एक सवाल हो गया। फैक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिए। अभी तक हमने डिस्कस करा है सिर्फ चतुर्भुज क्या होता है, बेसिक चतुर्भुज के बारे में, फिर चतुर्भुज के प्रकार देखे, उसमें समांतर चतुर्भुज हमने देखा, फिर समांतर चतुर्भुज अलग अलग प्रकार के होते हैं, समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज, वर्ग वगैरह, हमने उनको 4 भागों में अलग अलग बांट रखा था। समांतर चतुर्भुज का बेसिक हमने अध्ययन करा, फिर उसमें एक इसका प्रकार का अध्ययन करा है हमने आयत का। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा फास्टली मैं इसलिए चल रहा हूँ भाई कि आपके एग्जाम नज़दीक है। नेक्स्ट टाइम अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी देख रहे हैं, यदि आपका पहले गणित पढ़ा हुआ है तो जरूरी आपके लिए चीज़ें फायदेमंद है, अन्यथा आप वेट करें थोड़ा सा। नेक्स्ट टाइम इसके बाद मैं इन चीज़ों को, एक एक चीज़ों को अलग अलग धीरे धीरे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। कोशिश रहेगी मेरी कि हर एक विद्यार्थी या हर एक प्रतियोगी तक ये चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो सकें। धन्यवाद। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में आएँ और मुझे अवगत कराएं। जहाँ तक हो सकेगा आपके सुझावों का या आपकी जो समस्याएं हैं उनका मैं निराकरण करूँगा। धन्यवाद भाई।